सर घुटनों में दर्द बहुत कॉमन है, बुजुर्गों की बीमारी नहीं है। 40 बार महिलाओं को भी होता है। आपने कहा कि मेनोपॉज के आसपास आप मान के चलिए घुटनों में दर्द है। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं घुटनों में दर्द की अब समस्या होने लगी है। उसकी क्या वजह, अगर आप बताएं कि कैसे होता है घुटनों का दर्द? क्या वो वाकई गठिया माना जाए उसे? हाँ जी, तो घुटनों के दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। यंग लोगों में भी होता है। यंग लोगों में खासकर चोट की वजह से होता है, क्योंकि वो बहुत एक्टिव होते हैं, खेलते हैं या एक्सीडेंट्स होते हैं। तो घुटने के अंदर, जैसे कि ये मॉडल है घुटने का, ये हमारे जांघ की हड्डी है और ये हमारे पैर की हड्डी है। ये घुटने का जोड़ है। तो इसके अंदर जो एंड होता है, जहाँ पे हड्डी ख़त्म होती है, वहाँ पे एक लेयर होती है जिसको कि हम कार्टिलेज बोलते हैं। उसी प्रकार से इस हड्डी के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो अगर कोई चोट लग जाए किसी के, इधर हड्डी का टूट जाए या इधर टूट जाए या जोड़ के अंदर कोई चोट पहुँचे एक्सीडेंट की वजह से या खेल कूद में, तो वो कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। वो जब डैमेज हो जाता है तो फिर मूवमेंट जो है वो स्मूथ नहीं होता है और वो रगड़ की वजह से घिस घिस के कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। यही कार्टिलेज ख़राब होता है उम्र की वजह से। बुढ़ापे में 60 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे, क्योंकि इस कार्टिलेज में जो पानी का कंटेंट होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, वो सूखने लग जाता है और वो ख़राब होने लग जाता है, वो घिस जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ कि जब हम कार चलाते हैं तो कुछ समय के बाद टायर घिस जाते हैं। तो जब टायर घिस जाते हैं तो हम उसमें कार में पेट्रोल डाल के टायर को नया नहीं कर सकते, हमें टायर बदलना पड़ता है। उसी प्रकार से जब बुढ़ापे में जोड़ ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल घिस जाता है कार्टिलेज, तो हमें जोड़ बदलना पड़ता है। फिर दवाइयाँ और कोई भी चीज़ उसको ठीक नहीं कर पाती। सर जोड़ बदलने की आपने बात कही, नी रिप्लेसमेंट, सर क्या वो वाकई इफ़ेक्टिव होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके बाद भी समस्या तो बनी रहती है। तो इस बारे में थोड़ा आप उस पर रोशनी डालिए कि क्या नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए लोगों को? नी रिप्लेसमेंट एक ऑपरेशन है जिसमें कि हम घुटने का भी करते हैं, कंधे का भी करते हैं, कूल्हे का भी करते हैं। इन जोड़ों को बदला जा सकता है, एक आर्टिफिशियल जोड़ लगाया जाता है। तो हम जो भी एरिया ख़राब होता है जोड़ का, उसको काट के वहाँ पे आर्टिफिशियल जोड़ लगा देते हैं। वो जोड़ मेटल और प्लास्टिक का होता है और उसकी लाइफ करीब 20 साल होती है घुटने के जोड़ की। तो अगर हम किसी को 60 साल 65 साल की उम्र के बाद अगर हम जोड़ बदलने का ऑपरेशन कर देते हैं तो 20 साल तक तो वो चलता ही है, तो पूरी उम्र निकल जाती है बिना दर्द के। और ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। और अगर किसी को ज़रूरत है उसकी, और ज़रूरत हम कैसे मानते हैं कि किसी को दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाए अगर घुटने में कि वो अपने रोज़ के काम भी ना कर पा रहे हों, वो बेड से अपने बाथरूम तक भी ना जा पा रहे हों, चाहे एक्सरे में जैसा भी दिख रहा हो, अगर उनकी ऐसी कंडीशन हो गई है कि वो अपनी रोज़ की एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग नहीं कर पा रहे हों, तो फिर उनको जोड़ बदलवा लेना चाहिए। सर कई बार लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर वो नी रिप्लेसमेंट नहीं करा सकते और उनको दर्द से राहत पानी है, अपनी हड्डियों को बचाना है, घुटने को बचाना है, तो नी कैप पहन कर रखें। तो सर उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ता है? नी कैप पहनने से, हम लोग तो तभी नी कैप बोलते हैं पहनने को जब कि घुटने में सूजन हो, क्योंकि नी कैप का काम है वो थोड़ा सा टाइट करके, इलास्टिक का होता है नी कैप, जो कि कंप्रेशन देता है पूरे घुटने में। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, जिनको ओल्ड एज में आर्थराइटिस हो जाती है उम्र की वजह से, तो उसमें हम शुरू में एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो शुरू के टाइम में हम एक्सरसाइजेस बताते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं जैसे कि कार्टिलेज दोबारा ग्रो कर जाए, जो अंदर कार्टिलेज ख़राब हो रहा है वो दोबारा ग्रो कर जाए, और एक्सरसाइजेस देते हैं करने को, उससे काफ़ी आराम मिल जाता है। जिन लोगों को उससे भी आराम नहीं मिलता है तो फिर और ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो उन लोगों में हम कई बार घुटनों में कुछ इंजेक्शन्स लगा देते हैं। तो उन इंजेक्शन से क्या होता है कि दर्द कम हो जाता है। और जैसे कि किसी मशीन में हम तेल डाल देते हैं, ऑयलिंग हो जाती है तो मूवमेंट स्मूथ हो जाता है, उसी प्रकार से अगर जोड़ के अंदर हम वो इंजेक्शन लगा देते हैं तो मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, वो लुब्रिकेट हो जाता है, तो फ्रिक्शन नहीं होता है, तो आगे और ख़राब होने थोड़ा डिले हो जाता है जोड़, और दर्द में भी आराम मिलता है। घुटनों की मालिश करनी चाहिए क्या सर? कई बार लोग कहते हैं कि घुटनों की मालिश से आपको दर्द में आराम होता है, तो इसका कोई नुकसान तो नहीं होता? अगर आप घुटने की मालिश करते हैं, आपको दर्द है बुढ़ापे में या किसी भी उसमें एज में, अगर आपको घुटनों में लगातार दर्द है और आप इसकी अच्छे से मालिश करते हैं, तो ये कहीं नुकसानदेह तो नहीं है?
नहीं, मालिश तो कोई नुकसान नहीं करता अनलेस अनटिल कि वहाँ हड्डी टूटी हो या कोई इंजरी हो या कोई इन्फेक्शन हो, अंदर पस भरा हुआ हो। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, आम दर्द है, बुढ़ापे की वजह से दर्द है, तो मालिश से तो फ़ायदा ही होता है। क्योंकि मालिश हम जब भी करते हैं तो उस जगह का सर्कुलेशन बढ़ता है, मसल्स रिलैक्स करती हैं और सर्कुलेशन बढ़ता है तो जो खून एक्स्ट्रा आता है वो जितने भी केमिकल्स हैं, जो पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स हैं, उनको धो के ले जाता है वापस खून, तो पेशेंट को आराम मिलता है। तो इसका एक मतलब ये भी हुआ कि जो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे कि सर्दियां आई नहीं कि धूप में आराम से पूरे शरीर में उन्होंने तेल लगाया और पूरे शरीर की जो है मालिश की, तो वो हम मान सकते हैं कि हमें अब वापस वहीं लौटना चाहिए। बिल्कुल, वो तो बहुत अच्छी बात थी कि धूप का एक्सपोजर भी हो जाता था, विटामिन डी भी बन जाता था और मालिश करने से सर्कुलेशन भी बढ़ जाता था और मॉइस्चराइज़र का भी असर मिल जाता था। धूप में बैठकर धूप की सिकाई करना और जोड़ों की मालिश करना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी जोड़ों के लिए और हड्डियों के लिए। सर, अब बात करते हैं कि हमने तो बात की समस्या क्या क्या है। अब जिन लोगों को समस्या है वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे जो लोग का स्क्रीन टाइम ज़्यादा ही है, जो लगातार बैठ के डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, उनकी गर्दन में दर्द आता है, तो वो ऐसे लोग इससे राहत पाने के लिए क्या करें? ये बहुत ही आम चीज़ है जिसके लिए हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनकी उम्र कम होती है, यंग एडल्ट्स होते हैं और बहुत एक्टिव भी होते हैं, लेकिन वो कमर के दर्द से, गर्दन की दर्द से परेशान होते हैं और इसका मुख्य कारण यही होता है कि वो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, बैठकर काम करते हैं, ऑफिस वर्क होता है, कंप्यूटर के सामने काम करना पड़ता है और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज करें। गर्दन की मसल्स, पीठ की मसल्स ये थक जाती हैं, इनके थकने की वजह से ही उनको दर्द होता है। तो अगर हम इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लें एक्सरसाइजेस करके, तो वो मसल्स जब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो जल्दी थकेंगी नहीं और मसल जब थकेंगी नहीं तो उनको दर्द नहीं होगा। उसके अलावा उनका पोस्चर बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो मुझे ऐसे नहीं बैठना है, मुझे अपने बटक्स को बिल्कुल पीछे टच कराकर सीधा बैठना है। कुर्सी पे जो हैंड रेस्ट होते हैं ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने कोहनी को यहाँ रख सकें, अपने फोरआर्म को यहाँ रख सकेंगे और टेबल और चेयर की हाइट ऐसी हो कि हमें झुकना ना पड़े या ऊपर ना देखना पड़े। हमारा जो कंप्यूटर का मॉनिटर है वो बिल्कुल हमारे आई लेवल से थोड़ा सा नीचे हो, हमें ऊपर ना देखना पड़े या हमें नीचे ना देखना पड़े। अगर हमें लिखना है तो हम एक बोर्ड ले सकते हैं जिसमें हम सीधा बैठ के हम उस पर लिख सकते हैं, हमें ऐसे झुक कर ना लिखना पड़े। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर वो ध्यान रख लें, हाइट एडजस्टमेंट कर लें टेबल चेयर का, कंप्यूटर के मॉनिटर का, कीबोर्ड का, माउस पैड का और बीच बीच में उठ के ब्रेक्स ले लें, हर 1 घंटे बाद 5 मिनट उठ लें, ब्रेक ले लें, एक्सरसाइजेज रेगुलरली करें, तो फिर ये समस्या उनको नहीं होगी। सर, जो आजकल मोबाइल हर हाथ में होता है और घंटों रहता है, उसकी वजह से भी कई बार यहाँ पे दर्द आता है, कई बार लगता है कि यहाँ कुछ हल्का सा दब रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाए? मोबाइल तो छोड़ सकते नहीं अब, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो कोई इलाज नहीं है और ये हो रहा है लोगों को। गर्दन में भी दर्द हो रहा है क्योंकि मोबाइल को लेकर नीचे झुककर देखते रहते हैं, तो कोई ऐसे तो मोबाइल देखता नहीं है, तो गर्दन में भी लोगों को दर्द हो रहा है। और ये जो छोटे जोड़ होते हैं हमारे हाथ के, अंगूठे के, ये टाइप करके मोबाइल में इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वजह से दर्द हो रहा है। अगर कोई बहुत मुश्किल काम है लेकिन अगर कोई मोबाइल का इस्तेमाल कम करेगा तो उनको ये परेशानियां नहीं होंगी। सर, सिकाई कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं? क्या जिनको दर्द है घुटने में या किसी भी तरह के जोड़ों का दर्द है, सिकाई करनी चाहिए उन्हें? और किस तरीके से सिकाई करनी चाहिए? अगर देखिए, सिकाई का बहुत अच्छा रोल है इसमें, क्योंकि हम 2 तरीके से सिकाई करते हैं, या तो ठंडे से, बर्फ़ पानी से, या फिर गुनगुने पानी से। दोनों अलग अलग चीज़ों में दी जाती हैं। अगर किसी को इन्फ्लेमेशन है, अगर जोड़ में सूजन है, जोड़ छूने में गर्म है, चाहे वो चोट की वजह से हो या एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो किसी वजह से, तो फिर उसमें बर्फ़ लगाते हैं। और जिन लोगों को ओल्ड एज की बहुत पुराने दर्द हैं, क्रॉनिक बीमारी है, क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसमें हम गुनगुने पानी से सिकाई करते हैं। वो ऐसे मदद करता है कि जब भी हीट पहुंचती है उस जगह पर, तो जो हमारी खून की नलियां हैं, जो खून लेकर आ रही हैं उस जगह पे, उनका डायमीटर बढ़ जाता है। वैसोडाइलेशन बोलते हैं उसको।
जब खून का नलियों का डायमीटर बढ़ जाता है तो वहाँ ज़्यादा खून आता है, ज़्यादा ब्लड सब पहुँचता है, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। गर्माहट से भी मसल्स को आराम मिलता है और ज़्यादा खून पहुँचने से, जैसे पहले मैंने बताया कि गर्माहट से ज़्यादा खून पहुँचेगा तो वो जितने भी केमिकल्स जो वहाँ इकट्ठा हो रखे हैं जो कि दर्द प्रोड्यूस कर रहे हैं वो धुल जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। तो इस वजह से सिकाई से भी आराम मिलता है। सर इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि आपने कहा एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हमें वॉक करना चाहिए। कई बार जिनको जिनको किसी तरह की हड्डियों की समस्या है, जोड़ों में दर्द है या फिर पीठ में दर्द है, वो वॉक, उनके लिए वॉक करने का, ये एक्सरसाइज करने का सही तरीका क्या है? कौन सी एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं या किस तरीके से वॉक करें? ब्रिस्क वॉकिंग करें या नॉर्मल अपना वॉक करें जिससे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो? देखिए, वॉक करना और एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सिर्फ जोड़ों के बारे में सोचते हैं, हमें ये नहीं सोचते कि जो मसल्स हैं उन जोड़ों के आसपास, अगर वो मज़बूत रहेंगी तो वो बहुत ज़्यादा मदद करती हैं दर्द को हटाने में। क्योंकि जो हमारा शरीर का वज़न है वो जोड़ों के थ्रू नीचे जाता है। अगर 100% हमारे हड्डियों और जोड़ों से जा रहा है, अगर आसपास की मसल्स हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो वज़न जो है वो थोड़ा शेयर होके जाएगा। अगर 10-10% भी शेयर होके गया तो हमारे जोड़ से 80% ही वज़न जाएगा फिर, क्योंकि हमारी मसल्स एक्स्ट्रा 20% ढोलेंगी। तो जॉइंट्स की जो है वो ऑफलोडिंग हो जाएगी, तो उससे भी जॉइंट को आराम मिल जाता है। और चलना तो बहुत ज़रूरी है, चलने में कोई मनाही नहीं है। ट्रेडमिल में थोड़ा सा सरफेस हार्ड होता है, तो उससे जिन लोगों को घुटने में दर्द है उनके लिए ट्रेडमिल नुकसान कर सकता है। पार्क वगैरह में भी आजकल हमने देखा है कि सीमेंटेड पाथ बना देते हैं चलने के लिए, वॉक करने के लिए, वो भी सही नहीं है। अगर कोशिश करें कि घास पर चलें, उसके साथ में घास में अंदर अंदर चल लें। प्रॉपर शूज़ होने बहुत ज़रूरी हैं जो कि कंफर्टेबल हों, स्पॉन्जी हों, नीचे सिलिकॉन के इंसोल्स लगा सकते हैं ताकि जो इम्पैक्ट है चलते समय वो घुटनों पर, जोड़ों पे ना पड़े और जोड़ हमारे और ज़्यादा ना ख़राब हों। सर उससे मुझे एक सवाल और याद आ रहा है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को अक्सर समस्या होती है फ्रोज़न शोल्डर की, या फिर एक और में पैरों में भी कोई समस्या होती है जहां उनको फुट न्यूरोपैथी समथिंग कुछ करके मुझे याद आ रहा है। ये इसका क्या किया जाए जो जिनको इस तरह की दिक्कत होती है? कंधों की जो प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़ में वो बहुत कॉमन है। और भी कई बीमारियां होती हैं, कई जगह दर्द होता है ऑर्थोपेडिक्स में, जोड़ों में, जो कि डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिला है। तो कंधे का इलाज तो बहुत ही आसान होता है। इन लोगों को कोई चोट नहीं लगी होती है, बस दर्द शुरू हो गया होता है अपने आप और धीरे धीरे करके दर्द की वजह से पेशेंट जो हैं वो कंधे को हिलाते नहीं हैं। वो हिलाते नहीं हैं तो कंधा और जाम हो जाता है, और जाम हो जाता है तो और दर्द बढ़ जाता है। तो एक ये विशेष साइकिल बन जाती है कि दर्द हुआ, हिलाया नहीं तो और जाम हो गया, और जाम हो गया तो और दर्द हो गया। तो ऐसे करते करते वो फ्रोज़न शोल्डर बन जाता है, बिल्कुल ही नहीं हिलता है। तो हमें इस साइकिल को रिवर्स करना होता है। एक तो सबसे पहले हमें शुगर कंट्रोल करना है। अगर उस पेशेंट की शुगर बढ़ी हुई है तो शुगर को कंट्रोल करें ताकि जो मेन कारण है वो हट जाएगा। उसके बाद हमें कुछ दवाइयाँ दे के ताकि दर्द कम हो जाए। हमें ये साइकिल उल्टी चलानी है। दर्द कम होगा तो पेशेंट थोड़ा ज़्यादा कंधा हिला सकेगा, कंधा ज़्यादा हिलाएगा तो जोड़ थोड़ा खुलेगा, जोड़ खुलेगा तो दर्द कम होगा, दर्द कम होगा तो और ज़्यादा हिला सकेगा। ऐसे करके धीरे धीरे कुछ महीने लगते हैं, मेहनत लगती है, पेशेंट को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये ठीक हो जाता है, जोड़ पूरा खुल जाता है और पूरा दर्द ठीक हो जाता है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कुछ महिलाओं को या किसी को भी, आप जो गाड़ी चला रहे हैं, कमर में अचानक से दर्द आया, अब तुरंत तो कई बार लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, तो वो फिर घर बैठे ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनको पीठ में दर्द हो, कमर में दर्द हो, उससे उनको राहत मिले? क्या कुछ ऐसे उपाय हैं, घरेलू उपाय, या कुछ टिप्स आप दे सकते हैं इस तरह के? अगर किसी को दर्द हो जाता है किसी कारणवश, तो वो सबसे पहले ज़रूरी तो है कि आराम करें। एक हार्ड बेड पे लेटें, आराम करें, सिकाई कर सकते हैं, कोई दर्द की दवा भी खा सकते हैं। हालांकि मैं बोलूँगा कि कोई भी दवा खाने से पहले डॉक्टर को ज़रूर मिल लें। और अगर वो कुछ दिनों में नहीं आराम मिल पाता है उनको दर्द का, तो हो सकता है कि ड्राइविंग करते समय उनको जो झटका लगा है उससे उनकी डिस्क दब गई हो या और कोई प्रॉब्लम हो गई हो। तो अगर उनको कुछ दिनों में नहीं आराम मिलता है तो वो ज़रूर डॉक्टर से मिलें। और जो उनको अवॉइड करना चाहिए वो है, आगे झुकना नहीं चाहिए,
कोई वज़न ना उठाएं। ये 2 चीज़ें करने से भी उनको आराम हो जाएगा। सर एक और कॉमन समस्या है सर्वाइकल का जो दर्द होता है कई बार लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम घर में, अगर हम बैठे हैं और हमें कभी सर्वाइकल का पेन आए तो हम क्या करें? देखिए, जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या रहती है उनको गर्दन में दर्द के अलावा उनका दर्द हो सकता है कि कंधों तक जा रहा हो या हाथों तक, उंगलियों तक जा रहा हो। कई बार लोगों को हाथों में झंझनाहट, सुनपन भी हो जाती है उंगलियों में, और उनको कुछ लोगों को सर में दर्द भी होता है, कुछ लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं बीच बीच में। तो अगर किसी को हल्का फुल्का ही दर्द है तो कोई दवा ले सकते हैं। आजकल बहुत सारी ट्यूब्स आ गई हैं दर्द की जो लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं। बट अगर किसी को दर्द ज़्यादा है, सर में भी दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं या हाथों में भी दर्द जा रहा हो, झंझनाहट, सुनपन हो रही हो, तो फिर उनको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बोन डेंसिटी की अक्सर बात होती है कि हमारी जो है वो हम कैसे पता लगाएं कि हमारी बोन डेंसिटी कैसी है? इस तरह के क्या कोई टेस्ट अवेलेबल हैं जो हम करवा सकते हैं? और फिर हम अपनी अपनी हड्डियों की सेहत का कैसे ध्यान रखें, बोन डेंसिटी को कैसे बढ़ाएं? बोन डेंसिटी जो होती है वो मतलब कि बोन, हमारी हड्डियां जो हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी मज़बूत हैं, क्या वो नॉर्मल हैं या वो थोड़ी सी कमज़ोर हैं जिसको हम ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, या वो बहुत कमज़ोर हैं जिसको कि हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस। एक तो पोस्ट मेनोपॉज़ल जो कि महिलाओं में होती है, जब पीरियड्स आने बंद हो रहे होते हैं 45-50 साल की उम्र में, तब होती है शुरुआत इसकी। या फिर सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस जो कि ओल्ड एज में होती है, बुढ़ापे के समय होती है, 65-70 साल की उम्र में होती है। तो महिलाओं में तो ये प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू हो जाती है और पुरुषों में ये 65-70 साल की उम्र में जाके होती है। तो महिलाएं तो इसमें 2 बार शिकार होती हैं, एक 45-50 की उम्र से जो शुरुआत होती है और फिर जब वो उस उम्र में पहुंचती हैं तब उनमें और ज़्यादा होती है। तो इसको जानने के लिए कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है, उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको BMD, बोन मिनरल डेंसिटी डेक्सा स्कैन बोलते हैं। ये एक एक्सरे की तरीके का टेस्ट होता है, काफ़ी हर जगह अवेलेबल है अभी। तो वो कराने से हमें पता चल जाता है कि हमारी हड्डियां जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल मज़बूत हैं या ऑस्टियोपीनिया है या ऑस्टियोपोरोसिस है, और उसके स्कोर के हिसाब से जो भी निकलता है इसका इलाज हो सकता है। सर इसे किस उम्र के बाद कराना चाहिए? ये महिलाओं में तो मैं तो कहता हूँ कि जब भी मेनोपॉज शुरू हो रहा है तो एक बार बेसलाइन करा के रख लेना चाहिए। मे बी 45 साल की उम्र में एक बार करा के रख लेना चाहिए, विटामिन डी कितना है और BMD डेक्सा स्कैन कितना है। और पुरुषों में तो 65 साल की उम्र तक जाके एक बार करा लेना चाहिए। सर एक चीज़ और कि ऐसी जो है कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचाती हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? जैसे हमें ये तो पता है कि दूध पिएंगे, दही खाएंगे तो हमारी हड्डियां जो है स्वस्थ रहेंगी, लेकिन क्या हमारे खान पान में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे अल्कोहल हो गया क्या, या इस तरह की और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी हड्डियों को कहीं ना कहीं खोखला करने का काम कर रही होती हैं? बिल्कुल होती हैं, जैसे कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और भी बहुत सारे हमारे मेडिसिन्स हैं, दवाइयां हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। जिन लोगों को अस्थमा होता है या कोई स्किन डिजीज़ होती है, या आजकल जैसे अभी जब कोविड था तो बहुत लोगों को स्टेरॉइड्स दिए गए, तो जितने भी अब अस्थमा वालों को भी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स में भी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें ये देने ही पड़ते हैं। कोविड में भी बहुत लोगों की जान बची है स्टेरॉइड्स की वजह से, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। इसी प्रकार से कुछ और दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि जिन लोगों को दौरे पड़ते हैं उनको कई पूरी ज़िंदगी भर अपनी एक दवाइयाँ उनकी चलती हैं, उन दवाइयों की वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो सर हम क्या करें, अगर मान लीजिए ऐसी हम दवाइयाँ ले रहे हैं तो हम क्या करें, कैसे अपनी हड्डियों का ध्यान रखें, फिर हम कैसे इन्हें अवॉइड करें? तो देखिए, स्मोकिंग और अल्कोहल पीना तो अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को ये दवाइयाँ चल रही हैं वो तो मजबूरी है, उनको लेनी ही पड़ेंगी अपनी बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए। तो उसके लिए उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि साल में एक बार उनका BMD डेक्सा स्कैन हो, और अगर देखा जा रहा है कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं तो फिर इनको विटामिन डी, कैल्शियम या और भी दवाइयाँ होती हैं जिससे कि हड्डियों को मजबूत रखा जा सकता है, उन लोगों को फिर वो दवाइयाँ भी चलानी पड़ती हैं
ताकि जो हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं एक दवाई से, वो बाकी दवाइयों से कमज़ोर ना हो। सर, इसमें एक सवाल मैं और जानना चाहती हूँ कि क्या सिगरेट से आपने कहा कि हड्डियों को नुकसान पहुँचता है, अल्कोहल से नुकसान पहुँचता है, कुछ आपने बीमारियों की बात की, लेकिन आपने ये कहा कि दवाइयाँ हम कई बार लेना अवॉइड तो कर नहीं सकते, हमें दवाइयाँ लेना होता है। इसमें हम देखते ये हैं कि बहुत सारे लोग पेन किलर्स बहुत लेते हैं, तो ये हमें किस तरीके से नुकसान करते हैं कि ज़रा सा दर्द हुआ नहीं, हमने एक पेन किलर लिया, तो उससे हम कैसे बचें? पेन किलर तो लेना ही पड़ता है। हाँ, पेन किलर देखिए अगर एक आध बार आपने ले लिया है तो नुकसान नहीं करता है, लेकिन अगर कोई लंबे समय तक लेते जा रहे हैं बिना डॉक्टर को दिखाए, अपनी मर्ज़ी से केमिस्ट से ख़रीद कर, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा ही करेगा, क्योंकि जो भी दवा का इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट भी है। जो हम अच्छा असर मानते हैं हम उसको इफ़ेक्ट मान लेते हैं, और जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो भी होता ही है। और पेन किलर से लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है स्टमक को, उनको गैस्ट्राइटिस हो सकती है, स्टमक में अल्सर्स बन सकते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनकी किडनीज़ पे नुकसान पहुंचता है, और उनको हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा और भी देखा गया है कि बहुत सारी एंटासिड्स लोग खाते हैं, जैसे पेंटोप्राज़ोल है, इस तरीके की दवाइयाँ भी अगर बहुत लंबे समय तक लेते हैं तो उससे भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी बहुमूल्य जानकारी हमें देने के लिए।